हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 8 का। ये देखिए, जैसा कि बार बार मैं बता रहा हूं बच्चे कि हमारी जो बुक आई हुई है वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान, ये 25-25 क्वेश्चन का सेट है। आप सभी बच्चों से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि बच्चे इस बुक को एग्जाम में जाने से पहले, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, जो जीएस फील्ड के जो भी एग्जाम है, अगर उसमें आप बैठ रहे हैं तो उस एग्जाम में बैठने से पहले आप इसके जो 251 सेट प्लस सेट मैंने दिए हैं उसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। खास करके रेलवे वाले बच्चे जितने भी हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए, इसमें मैंने पीरियोडिक टेबल के थ्योरी भी दे रखे हैं और पीरियोडिक टेबल का अलग से क्वेश्चन डाला है मैंने, उसको अच्छे तरीके से करिए। और ये जो सेट मैं डिस्कस करा रहा हूं भाई साहब, जैसे ही आप सेट मारिएगा उसके नीचे ओएमआर सीट दिया हुआ है, वहीं पर आपको एक बार कोड है। आप अपने मोबाइल से उस बार कोड का स्कैन करेंगे, देन आफ्टर आपको तुरंत वो लेके चला जाएगा यूट्यूब पर। जो मैंने डिस्कस कराया है वो क्वेश्चन आपको पूरा डिस्कशन अवेलेबल है। बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि आप एक बार खूब अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए और फिर एग्जाम में बैठिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इस बुक की खासियत है। सभी प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, जो मैंने डिस्कशन कराया है और जो उस बुक में प्रश्न है। तो ये आपके लेवल को बहुत ऊपर करने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस रहता है। भाई साहब, एंट अमीबा जिंजीवेलिस जो है यह क्या करता है, पायरिया उत्पन्न करता है। और आपका जो दांत है उसके ऊपरी पस पॉकेट में ये भरा हुआ रहता है। और मैंने जैसा कि बताया आपको कि ये क्या है, प्रोटोजोआ है। ये देख लीजिए कि हम लोग यहां देखिए कि ये आपका, ये देखिए पस पॉकेट है। ये क्या है, पस पॉकेट है। इसमें आपको पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, तो एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस यहां पाया जा रहा है। और जिंजीवेलिस ये पाया जा रहा है। ये मुंह से दुर्गंध उत्पन्न करेगा। जैसे ही, ठीक है, आप इसका इलाज नहीं करवाइएगा तो क्या होगा, मुंह से दुर्गंध उत्पन्न होगा। और देखिएगा कि आपको खुद ब खुद क्या होगा, एक आपका इंप्रेशन गड़बड़ होता जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि पायरिया, आप क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एंट अमीबा जिंजीवेलिस रहता है, तो भाई साहब ये पायरिया की पस पॉकेट में होगा। अब मेरी बात को समझिएगा जरा। ये मैंने आपको बताया कि देखिए ये किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ जो होता है उसके कारण मनुष्य में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे आपको पता होगा स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस ये किसके कारण होगा, तो प्रोटोजोआ के कारण होगा। मलेरिया ये किसके कारण होगा, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। भाई साहब, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इचिरिचा कोलाई बैक्टीरिया कहां पर होता है, तो भाई साहब ये आपके आंत में होगा। कहां पर होगा, आंत में होगा। यहां देख लीजिए मैंने क्या लिखा है कि मोस्ट प्रोटिस्ट disease in humans are caused by protozoa. Protozoa make humans sick when they become human parasites. तो ये देखिए ट्रिप्नोसोमा है, वो स्लीपिंग सिकनेस काउज करेगा। जैसे आपको पता होगा कि प्लाज्मोडियम ये मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि एंट अमीबा जिंजीवेलिस क्या करता है, तो ये आपको क्या करेगा, मुंह से पायरिया उत्पन्न करेगा और मुंह में इसके कारण दुर्गंध उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर मैंने क्या लिखा है। यहां देख लीजिए जरा, मेरी बात को समझिएगा। ये देखिए क्या है कि एंट अमीबा जिंजीवेलिस पायरिया की पस पॉकेट में रहता है। यह मुंह में दुर्गंध उत्पन्न करता है। मलेरिया, अमीबिएसिस, कालाजार, पायरिया तथा सोने की बीमारी, ये सब किसके कारण होगा, प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा। तो आपको पता है कि जल का क्वथनांक, ये देखिए
पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर दाब में कमी आती है। फिर से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर दाब घटता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्या होगा? दाब घटता है। एकदम याद रखना है आपको, जाने पर दाब घटता है, जिसके कारण आपको क्वथनांक क्या होगा? दाब घटता है, जिसके कारण आपका क्वथनांक बीपी क्या होगा? घट जाएगा। बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। हायर द प्रेशर हायर द बीपी, हायर द प्रेशर हायर द बीपी। यहां देखिए मैं क्या लिख रहा हूं कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर दाब क्या होगा? घटेगा। यानी ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही आपको क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। अब यहां पर देख लीजिए आप कि देखिए हम पहाड़ों पर खाना देर से बनता है, जिसके कारण क्या होगा कि पहाड़ों पर खाना देर से बनेगा, क्योंकि यहां क्या होगा? घट जाता है, प्रेशर का मान घट जाएगा। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। एकदम याद रखिएगा, देर से पकता है। क्यों पकेगा देर से? क्योंकि यहां बीपी का मान आपको घट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी दाब जो है वो घट गया होता है। दाब क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण आपका क्वथनांक भी घट जाएगा। फिर देखिए आपको पता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है भाई। क्यों बनेगा? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्योंकि यहां पर क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर को क्या होता है? बढ़ जाता है, खाना जल्दी पकता है। क्यों पकेगा जल्दी? तो जल्दी पकता है इसीलिए पकेगा क्योंकि यहां पर प्रेशर का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जल्दी पकता है। एकदम याद रखिएगा। तो जितना समुद्र तल पर होता है उससे यहां पर प्रेशर का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए याद रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम हो जाएगा। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, प्रेशर जब भी वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे, ध्यान देना है आपको, जब भी वायुमंडलीय दाब की आप बात कीजिएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तो वायुमंडलीय दाब P बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब P बराबर होता है H रो जी। ध्यान देना है आपको, P बराबर होगा H रो जी। और यह H क्या है? आपको बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई है, रो क्या है? घनत्व है, और जी क्या है? गुरुत्व त्वरण है। और याद रखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? बैरोमीटर का। गैसों का दाब मापने के लिए हम मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और याद रखना है आपको कि ऊंचाई पर जब हम पहुंचते हैं तो ऊंचाई पर आपको दाब मेजर करने के लिए, याद रखिएगा, ऊंचाई पर दाब मेजर करने के लिए हम 14 बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन समुद्र में, अगर समुद्र में दाब मेजर करना होगा, समुद्र में दाब मेजर कीजिए, तो वहां पर जो दाब मेजर करेंगे उसके लिए जो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं उसे एंड्रॉयड बैरोमीटर कहते हैं। कौन सा बैरोमीटर कहते हैं? एंड्रॉयड बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर का निर्माण सबसे पहले टॉरी सेली ने किया था। किसने किया था? टॉरी सेली ने किया था। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब देखिए पृथ्वी पर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान घटता है, क्योंकि वायु की सघनता कम होती जाती है। लेकिन ध्यान में रखिए बच्चे, समुद्र के अंदर या जल के अंदर गहराई में जाने पर जल के भार में वृद्धि होने के कारण दाब का मान बढ़ता है। When we goes inside the water, the mass या the weight of the water increases. That's why the pressure increases. तो जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वायु का जो थिकनेस है वो घटता जाता है, जिसके कारण आपको दाब का मान क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट मैंने क्या बताया कि अगर आप जल के अंदर जाएंगे तो वेट ऑफ द वाटर इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई द प्रेशर इंक्रीजेस। तो ये बातें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये चलते हैं इसमें। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है। जल का क्वथनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। दाब के बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। पर्वतों पर जाने से दाब में कमी आती है, जिससे वहां खाना देर से पकता है। ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए कौन कैंसर नहीं है? भाई साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, कौन कैंसर नहीं है? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ग्लूकोमा के विषय में। ग्लूकोमा नेत्र रोग है और यही आपका
आंसर है। ग्लूकोमा क्या होता है बच्चे? ग्लूकोमा में क्या होगा कि आपका जो ऑप्टिकल, ये देखिए ये क्या है, नेत्र है आपका, नेत्र का जो ऑप्टिकल फाइबर है, तंत्रिकाएं हैं, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि डैमेज हो जाएगा। वो क्या होगा? डैमेज होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर्स यानी प्रकाश तंत्रिकाओं के डैमेज होने के कारण, एक रोग डेवलप हो जाता है जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं। देखिए नेत्र रोग की बात अगर करेंगे तो नेत्र में बहुत तरह का रोग होता है। देखिए आपको पता होगा सबसे पहले, ठीक है, दृष्टि दोष 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, फिर देखिए आपका आ जाएगा जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। फिर अगर हम बात करें कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, फिर बात कीजिए ग्लूकोमा, ये देखिए ग्लूकोमा आ गया। और इसके बाद अगर बात करें ग्लूकोमा, आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस, ये भी क्या है? एक प्रकार का नेत्र रोग है। ये जनरली कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो आनुवंशिक बीमारी है। बहुत बार मैंने डिस्कशन कराया है आपको। अब यहां पर एक और चीज है, ल्यूकेमिया। अब मैंने कल बताया था आपको कि इसको रक्त कैंसर भी कहा जाता है। कौन सा कैंसर कहेंगे? रक्त कैंसर भी कहा जाता है। कौन सा कैंसर कहते हैं? रक्त कैंसर भी कहते हैं। अब देखिए कल मैंने आपको बताया था कि सर्कोमास कहा जाता है। हड्डियों या मांसपेशियों में अगर कैंसर होगा तो उसको सर्कोमास कहा जाता है या सर्कोमा कहा जाता है। हड्डी का कैंसर हो गया, हड्डी का कैंसर को क्या कहेंगे? सर्कोमास कहेंगे। और कार्सिनोमास, यहां देखिए कार्सिनोमास यानी स्तन कैंसर, यानी ब्रेस्ट कैंसर को हम क्या कहेंगे? कार्सिनोमास कहेंगे। ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर को हम लोग क्या कहते हैं? आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग कहेंगे कार्सिनोमा कहेंगे। क्या? कार्सिनोमास या कार्सिनोमा कहेंगे। ये देखिए मैंने आपको यहां कैंसर सेल्स बनाया है जो सीधे लिम्फ सिस्टम को ये करता है। जब भी किसी प्रकार का ट्यूमर होगा, क्या होगा? ट्यूमर होगा, तो वो शरीर में एक विशेष प्रकार का कैंसर उत्पन्न करता है जो आपका क्या है? ब्लड सेल्स है उसको प्रभावित करने का कार्य करेगा। क्या करेगा? ब्लड सेल्स को प्रभावित करने का यह महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो ब्लड सेल्स आपका प्रभावित होगा। यहां ध्यान में रखना है कि कैंसर जो है, कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। बार बार मैं बताता हूं, कैंसर के अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑन्कोलॉजी कहेंगे। और कैंसर जो होता है जिस जीन के कारण होगा उस जीन को हम ऑन्कोजीन कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑन्कोजीन कहते हैं। तो कैंसर जिस जीन के कारण उत्पन्न होता है उसे ऑन्कोजीन कहा जाता है और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि कैंसर किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। भाई साहब, किसी भी अंग को प्रभावित करने का कार्य करता है। कौन करेगा? कैंसर करेगा। तो ध्यान में रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। तो यहां बहुत सारी बातें भी मैंने लिखी होगी। तो ये देखिए ग्लूकोमा कैंसर नहीं, ग्लूकोमा नेत्र के प्रकाश तंत्रिकाओं को, बार बार मैं बता रहा हूं कि ये जो प्रकाश तंत्रिकाएं हैं, ऑप्टिकल नर्व्स जो होता है उसको डैमेज करने का कार्य करता है। इसमें दृष्टि क्षय, आंखों में दर्द तथा आंख क्या होगा? लाल हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा सर्कोमास जो होता है वो हड्डी में कैंसर है। सर्कोमास जो होता है वो क्या है? हड्डी में कैंसर। जबकि कार्सिनोमास जो है वो क्या होगा? स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। तो बातें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। केस नली में पारे का मेनिस्कस क्या होगा? एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये द्रव से भरा पात्र ले रहे हैं बच्चे। ये क्या ले रहे हैं हम? द्रव से भरा पात्र ले रहे हैं। द्रव से भरा पात्र ले लीजिए, इसमें एक पतली सी नली को डाल दीजिए। तो ये द्रव क्या होगा? ये द्रव क्या होगा? इस नली में या तो ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, या तो क्या हो रहा है? ये ठीक है ऊपर चढ़ रहा है, ये क्या हुआ? नीचे गिर गया या ऊपर चढ़ गया। जब ये ऊपर चढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये ऊपर चढ़ेगा या जब ये नीचे गिरेगा, दोनों केस को हम क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। क्या कहेंगे? केशिकत्व कहेंगे। तो ये देखिए द्रव भरा है इसमें और ये क्या होगा? द्रव ऊपर चढ़ जाएगा, यहां चढ़ गया। अब देखिए ध्यान से सुनिए बच्चे मेरी बात को, क्या मैं बता रहा हूं कि यदि किसी केस नली में द्रव ऊपर चढ़ता है, यदि किसी केस नली में द्रव ऊपर चढ़ता है,
तो ठीक है द्रव ऊपर चढ़ता है तो ऐसा द्रव ओशियन, ओशियन मतलब नॉन विस्कस लिक्विड होगा। फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए क्या कह रहा हूं मैं कि यदि केस नली, ठीक है केस नली ऊपर, केस नली में द्रव ऊपर चढ़ता है तो ऐसा द्रव जो है ऊपरी परत जो है वो कैसा बनाएगा, वो बनाएगा अवतल। कैसा बनाएगा, अवतल बनाएगा। और ऐसा द्रव क्या होगा, ओशियन द्रव होगा। ऐसा द्रव बर्तन के तल को भिगो देगा। फिर से सुनिए, यदि बर्तन से भरे द्रव में एक पतली सी केस नली डाल दी जाती है तो यदि द्रव ऊपर चढ़ जाता है या नीचे गिर जाता है तो इस घटना को हम केशिकत्व कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिलरिटी कहेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा जरा कि ऐसा द्रव जो ऊपर चढ़ जाता है वह द्रव क्या करेगा, बर्तन के तल को भिगो देगा। पहला चीज, द्रव का ऊपरी तल का आकार यानी मेनिस्कस का आकार अवतल होगा। फिर देखिए तीसरा चीज क्या, कि ऐसा द्रव भिगो देगा तल को, और याद रखना है कि ऐसा द्रव होगा कैसा द्रव, ओशियन होगा। जैसे ठीक है जल, क्या होगा, जल। फिर देखिए यदि ठीक है केस नली में द्रव का तल नीचे गिर जाता है तो ऐसा द्रव श्यान द्रव यानी विस्कस लिक्विड होता है। और ऐसा द्रव बर्तन के तल को नहीं भिगोता है और ऊपरी आकार उत्तल होगा। ऊपरी आकार क्या होगा, उत्तल होगा। जैसे पारा, जैसे क्या, पारा। तो ध्यान में रखना है इसको बच्चों। तो क्या क्या कह रहा है, केस नली में पारे का मेनिस्कस कैसा होगा, तो पारे का मेनिस्कस देखिए नीचे गिर गया है, पारे का मेनिस्कस कैसा है, तो उत्तल है। कैसा है, उत्तल है। इसको कन्वेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स भी बोलेंगे। और ऐसा द्रव बर्तन के तल को नहीं भिगोएगा। और ऊपरी जो कोण है, ये जो कॉन्टैक्ट एंगल है, कॉन्टैक्ट एंगल का मान ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है यानी अधिकोण होता है। क्या होगा, अधिकोण। और जो द्रव बर्तन के तल को भिगो देगा ऊपरी आकार अवतल होगा और यह क्या होगा, केस नली में ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऐसा द्रव जो है, याद रखिएगा, ऐसा द्रव जो कॉन्टैक्ट एंगल बनाएगा, संपर्क कोण बनाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा भाई जी, संपर्क कोण का मान एक्यूट होता है यानी न्यून कोण होगा। कैसा होगा, न्यून कोण होगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, केस नली में पारे के मेनिस्कस का ऊपरी आकार कैसा होता है, तो उत्तल होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। और याद रखिएगा एक ही केस में समतल होगा, जब हम लोग बर्तन लेंगे, कौन सा, सिल्वर का बर्तन लेंगे। किसका बर्तन लेंगे, सिल्वर का बर्तन लेंगे। और जब भी सिल्वर के बर्तन में हम क्या करेंगे, जल भरेंगे तो क्या होगा, ऊपरी जो आकार होगा उसका समतल हो जाएगा। कैसा होगा, समतल होगा। और कॉन्टैक्ट एंगल यानी संपर्क कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा। यदि ठीक है श्यान द्रव आएगा तो संपर्क कोण का मान ऑब्ट्यूज यानी अधिकोण होगा। और ऐसा द्रव बर्तन के तल को नहीं भिगोगा। ऐसा द्रव केस नली में नीचे गिर जाएगा, ऊपरी आकार उत्तल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, उत्तल हो गया। अगर अवतल ऊपरी आकार है तो ओशियन द्रव है। जैसे केस नली में पानी अगर लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ठीक है ये ओशियन द्रव हो गया या नॉन विस्कस लिक्विड होगा। तो ऊपरी आकार क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। और कॉन्टैक्ट एंगल का मान क्या हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, एक्यूट होगा, न्यून कोण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। केस नली में पारे का मेनिस्कस उत्तल होता है। जब द्रव से भरे पात्र में किसी केस नली को डालते हैं तो द्रव ऊपर चढ़ जाता है तथा नीचे भी गिर जाता है। इसे केशिकत्व कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि द्रव हमेशा क्या होगा, ऊपर ही चढ़ेगा। जो द्रव केस नली में नीचे गिर जाता है, केस नली से नहीं चिपकता है, उसका ऊपरी आकार कैसा होगा, उत्तल होगा। जैसे क्या है, पारा है। देखिए मैंने यहां फिगर भी बनाया है। और पारा को ही, इसको ही क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है, उत्तल बोलेंगे, कन्वेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स बोलेंगे। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, क्या हमारा है, तो देख लीजिए कि नेक्स्ट हमारा है किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। तो यहां देखिए H2O का घनत्व आपको पता है ये फ़ारेनहाइट में दिया है। तो हड़बड़ाहट में एग्जाम हॉल में याद रखिएगा कि फ़ारेनहाइट अगर बोलेगा तो क्या होगा, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए जल का घनत्व महत्तम होता है। मैं सब पे लिख देता हूं जल का घनत्व, और क्या क्या बातें यहां से पूछी जा सकती है सब पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जल का घनत्व यहां देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा भाई, 39.2 डिग्री
डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में कितना होगा भाई? 4 डिग्री। कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में ये तीनों पूछता है, केल्विन में कितना होगा? तो आपको पता है 277 केल्विन। 277 केल्विन हो जाएगा। डिग्री नहीं लिखते, केल्विन में डिग्री नहीं लिखा जाता है। तो देखिए फ़ारेनहाइट में कितना? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कितना? तो 277 केल्विन होता है। अब यहां पर एक दो चीजें और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यहां देखिए जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। जल का क्वथनांक, यहां देखिए क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बीपी, डेंसिटी, जल का घनत्व हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर, और जल का क्वथनांक देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट पर बात अगर कर लें हम लोग तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस पर तो 100 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री केल्विन पर 377 केल्विन हो जाएगा। 373 केल्विन, 373 केल्विन हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा। अब हम जल का हिमांक के विषय में बात करते हैं। जल का हिमांक, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जल का हिमांक बात कर रहे हैं। हिमांक मतलब क्या हुआ? आपको फ्रीजिंग पॉइंट बोलिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, आपको पता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन की अगर बात करें तो 273 केल्विन हो जाएगा। अगर एक चीज और छूट रहा है यहां पर जो आपको पूरा हो जाएगा, मनुष्य के शरीर का तापमान, मनुष्य के शरीर का तापमान, एकदम याद रखिएगा, शरीर का तापमान सब में मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मनुष्य के शरीर का तापमान अगर बात कर लें तो मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और याद रखिए केल्विन में अगर बात करें तो 310 केल्विन, 310 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, आपको ये रेगुलर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का घनत्व अधिकतम होगा तो 4 डिग्री सेल्सियस या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, या केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन। अब जरा मेरी बात को समझिएगा। देखिए जल ये 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस है, और ये क्या है? आपको 0 डिग्री सेल्सियस है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ लाएंगे तो आयतन का मान घटेगा, घनत्व का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस की तरफ आएंगे तो आयतन का मान बढ़ेगा और घनत्व का मान क्या होगा? घटेगा। तो याद रखिएगा इसको। क्या मैं बता रहा हूं कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर आने पर जल का आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर जल का आयतन बढ़ता है जबकि घनत्व का मान क्या होगा? घटेगा। बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, जो मैं बात बता रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बच्चे फंसते हैं और क्वेश्चन बनाने में उनको बहुत बहुत दिक्कत होती है। मैंने बताया मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक बच्चा मुझे मेरे से कमेंट किया था एक बच्चा कि सर रिपीट करते हैं। तो बच्चे इसीलिए रिपीट करते हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो किसी प्रकार का, क्योंकि मैं आपके सामने में नहीं हूं, आप हमको क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन देख रहे हैं, इसीलिए तो बार बार रिपीट में इसीलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये सीधे घर कर जाए। चलिए तो देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए पहले तो इसको देख लेते हैं। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल का घनत्व महत्तम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जाने से आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है, तथा इससे ऊपर जाने पर वही बातें मैंने यहां भी रिपीट की है जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अनुनादी दोलन निम्न में से किसकी विशेष स्थिति है? तो भाई साहब ये प्रणोदित कंपन यानी आपको, ठीक है, रेजोनेटिंग, ठीक है, ऑसिलेशन का सबसे अच्छा, ठीक है, उदाहरण है। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा। ये कोई वस्तु है, मान लीजिए पुल है, ये पुल है। पुल पर मैंने क्या किया कि इस पर बल आरोपित किया, फोर्स अप्लाइड किया। क्या अप्लाइड किया? फोर्स अप्लाइड किया। तो क्या होगा कि पहले वस्तु अपने दोलन से दोलन कर रहा था, अपने फ्रीक्वेंसी से दोलन कर रहा था, लेकिन बल के अपने फ्रीक्वेंसी से दोलन करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बल के प्रभाव में आकर यह एक निश्चित वाइब्रेशन से दोलन करने लगता है। इसी दोलन को हम फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स्ड वाइब्रेशन, यानी प्रणोदित कंपन कहते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन कहेंगे, याद रखिएगा। और ये क्या है? आपको फोर्स्ड वाइब्रेशन कहा जाता है। तो मैं क्या बता रहा हूं, जरा मेरी बातों को समझिएगा। अगर किसी वस्तु पर आप बल आरोपित करते हैं तो पहले वस्तु अपने दोलन से दोलन कर रहा था, लेकिन बल के प्रभाव में आकर वह एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करने लगता है। तो इसे ही क्या कहते हैं?
प्रणोदित कंपन कहते हैं। और ये रेजोनेटिंग, ठीक है, रेजोनेटिंग ऑसिलेशन का उदाहरण है। कैसे आपको रेजोनेटिंग ऑसिलेशन का उदाहरण है? यदि फोर्स्ड वाइब्रेशन के द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर आपको वस्तु के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो गया तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं या रेजोनेंस कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहेंगे? अनुनाद या रेजोनेंस कहेंगे बच्चे। क्या कहेंगे? अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। फिर से सुनिए मेरी बात को। प्रणोदित कंपन के कारण वस्तु में उत्पन्न आवृत्ति यदि वस्तु के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और मैं बार बार बताता हूं कि तानसेन के गाने से कांच का टूट जाना, कदम ताल करते सैनिक के पुल से गुजरने पर पुल का टूट जाना, यह सब कौन सी घटना है? तो अनुनाद। आपको रेडियो का मीटर घुमाकर रेडियो का बजना, यह कौन सी घटना है? तो अनुनाद है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलेंगे। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा है। अनुनादी दोलन को प्रणोदित दोलन भी कहा जाता है। अगर किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु बल के प्रभाव में आकर दोलन करने लगता है, इसे ही प्रणोदित दोलन कहते हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है भाई। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। किसके बीच? ए और बी के बीच निकालना। ये देखिए, इसको फिक्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फिक्स कर दीजिए। किसको? ए और बी को। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। जरा देखिए, ठीक है, ए इधर ए, तो इधर क्या हो गया? तो आपको लीजिए, इधर दो है, एक 3 ओम का और दूसरा क्या हुआ? आपको एक और है 3 ओम का। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये बी बिंदु ले लेते हैं और यहां पर ले लीजिए। अब देखिए इधर कीजिए, ये भी 3 ओम है। तो भाई साहब ये देखिए, ये भी 3 ओम और ये भी क्या हुआ? 3 ओम है। इसको मिला दीजिए। अब ये क्या होगा? तो ये देखिए, ये दोनों समानांतर और ये भी दोनों क्या? ये दोनों क्या होगा? ये दोनों सीरीज में हो जाएगा और ये भी क्या होगा? सीरीज में हो जाएगा। ये भी 3 ओम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब निकाल लीजिए। तो ये देखिए सीरीज में है तो आपको पता है, इससे R1 निकालिए। R1 बराबर 3 ओम, कितना? 6 ओम हो गया। तो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या करते हैं? प्रतिरोधों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो आपका, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। जरा इस पर बात कर लेते हैं। 3 ओम है और 3 ओम है, कितना हो जाएगा? R2 बराबर ये भी 6 ओम हो जाएगा। और ये देखिए ये 3 ओम है, इसको मान लेते हैं R3। चलिए अब करते हैं 1/R बराबर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3। चलिए करके देखते हैं। 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो भाई साहब ये देखिए 3 6 तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया। फिर देखिए 2 से कीजिए 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन 6, देखिए 6 हो गया। अब देखिए क्या होगा? 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 2 1 3 1 क्या हुआ? 4, यानी 4/6। अब क्या करेंगे? पलट देंगे। R इक्विवेलेंट बराबर क्या निकालेंगे? तो 6/4। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2 ओम निकल गया। कितना ओम निकल गया? 3/2 ओम। देखिए कहां पर है आंसर? 3/2 ओम। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि ये देखिए ये सीरीज में है। ये क्या है? सीरीज में है। ये दोनों क्या होगा? सीरीज में। ये बिंदु फिक्स है यहां पर। तो 1/6 प्लस क्या हो गया? 1/6, क्योंकि 3 3 जोड़ दिए 6 हो गया। पैरेलल में कर रहे हैं तो 1/6 और ये क्या हो गया? 1/3। सबको जोड़ लेंगे यानी 3/2 ओम हो जाएगा। 1/R बराबर। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो बच्चे एकदम समझ गए होंगे। याद रखिए समानांतर संयोजन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? तो धारा भिन्न भिन्न यानी करंट भिन्न भिन्न होगा। I1 I2 I3 हो जाएगा, करंट भिन्न भिन्न, लेकिन ठीक है आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि आपको धारा समान होगा लेकिन आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होता है। एकदम याद रखना है इसको। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है आपका। तो वही मैंने यहां कैलकुलेशन किया है। आपको पता है ये दोनों को मैंने क्या कर दिया था? सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में, कॉम्बिनेशन में निकाल लिया आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा कि बिंदु आवेश के परितः विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? भाई साहब पहले तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? तो विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र होता है, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ठीक है इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस
और ध्यान में रखिए क्या होगा कि इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस होगा, और ये धनात्मक आवेश के लिए, ये देखिए बाहर की ओर, धनात्मक आवेश के लिए क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा, और ऋणात्मक आवेश के लिए क्या होगा, ये अंदर की ओर होगा। क्या होगा, अंदर की ओर क्या होता है, निर्दिष्ट होता है, ये अंदर की ओर निर्दिष्ट होता है। तो धनात्मक आवेश के लिए बाहर, धनात्मक आवेश के लिए बाहर की ओर, और ऋणात्मक आवेश के लिए क्या होगा, आपको अंदर की ओर निर्दिष्ट होता है। तो क्या होगा, ये त्रिज्य है और अंदर की ओर निर्दिष्ट होता है। तो बिंदु ऋणावेश के लिए क्या होगा, तो त्रिज्य अंदर की ओर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। मैंने क्या बताया कि विद्युत बल रेखा क्या होगा, विद्युत बल रेखा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल रेखा क्या होता है, तो ये काल्पनिक वक्र रेखा है। काल्पनिक, ये क्या है भाई, काल्पनिक वक्र रेखा है, एकदम ध्यान में रखिएगा, काल्पनिक वक्र रेखा है। और ये क्या होगा, एकदम क्लियर है आपको कि इस पर इकाई धनावेश गमन करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज गमन करेगा। और एकदम ध्यान में रखिएगा कि दो समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, और यह बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और ये देखिए गुण बता रहा हूं मैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण बता रहा हूं। विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्लियर हो गया, विद्युत बल रेखाएं त्रिज्या, विद्युत बल रेखाएं along द लेंथ मतलब लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने और फैलने का गुण रखता है। यही कारण है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा, खिंच लेगा अपनी ओर। याद रखना है, along द लेंथ क्या करता है, सिकुड़ने और फैलने का गुण रखता है। और ये एक काल्पनिक वक्र रेखा है, ठीक है, जहां पर आपको जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं बहुत नजदीक नजदीक और क्या होगा, बहुत नजदीक नजदीक होगा, सटा हुआ होगा, तो उस क्षेत्र में आपको क्या होगा, विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, काफी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्रिएट होगा, विद्युत क्षेत्र बहुत ताकतवर होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र रेखा है जिस पर इकाई धनावेश गमन करता है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और ठीक है, धनात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निर्दिष्ट होंगी, जबकि ठीक है आपको बाहर की ओर यानी आउटवर्ड्स होगा, और ठीक है ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं इनवर्ड होगा यानी अंदर की ओर निर्दिष्ट होगा। तो ये बातें याद रखनी है आपको। चलिए देख लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बिंदु ऋणावेश के परितः विद्युत बल रेखाएं त्रिज्य एवं अंदर की ओर होती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैंने बता दिया है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्या है, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना प्रारंभ करता है। भाई साहब ठीक है, कोई आपको क्या वस्तु है नियत त्वरण से चलना प्रारंभ कर रहा है, कोई बात नहीं है, ए बराबर कांस्टेंट कह रहा है, ए बराबर क्या कह रहा है, कांस्टेंट कह रहा है। आपको पता है कि v बराबर यानी अंतिम वेग इस बिंदु पर u बराबर आपको 0 दिया हुआ है, इस बिंदु पर ठीक है वेग आपको निकालना है। v बराबर u प्लस क्या होता है, at होता है, v बराबर u प्लस at होता है। तो क्या हो जाएगा, v u का मान क्या है 0, u का मान क्या है 0, और a कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा a कांस्टेंट हो गया, तो at पहले कर लीजिए। अब देखिए at v बराबर क्या हुआ at, यानी v प्रोपोर्शनल टू t होगा, यानी वेग समानुपाती किसके, तो सीधे समानुपाती होगा किसके, तो समय का, वेग सीधे समानुपाती होगा किसके, तो समय के, तो सीधे समय के लिए समानुपातिक होगा। याद रखिएगा, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना प्रारंभ होगा तो उसका वेग जो है वह सीधे समय के समानुपाती होता है, सीधे समय के समानुपाती होता है। तो बच्चे मैंने क्या किया, यहां देखिए ये u है, वस्तु विराम से शुरू हुआ था, इसका इस बिंदु पर वेग क्या है, v है, मान लेते हैं v है इस बिंदु पर वेग। अब क्या कर रहे हैं कि v बराबर आपको गति के पहले समीकरण से v बराबर u प्लस at मैंने कर लिया, तो यहां पर u का मान 0 है, तो क्या हो जाएगा at, क्या हो गया at, और a नियत है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टाइम के, यानी वेग समानुपाती किसके, समय के। अब यहां 3 कंडीशन हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा और एक और तीसरा कंडीशन, 3 कंडीशन बता रहे हैं, जरा मेरी बात को याद रखिएगा। यदि समय ठीक है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती हो, ठीक है, समय का क्या हो, समानुपाती हो, तो वस्तु क्या होगा, एक समान वेग से गमन करता है। कौन वेग से, एक समान वेग से गमन करता है, एकदम ध्यान रखिएगा, एक समान वेग से गमन करेगा। यदि ठीक है आपको विस्थापन, ठीक, किसी वस्तु का विस्थापन या तय की गई दूरी समानुपाती हो समय के वर्ग के, तो ध्यान में रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, त्वरण नियत होगा, त्वरण क्या होगा, नियत होगा, एक समान त्वरण से वस्तु
करेगा, एक समान त्वरण से वस्तु गमन करेगा, यानी त्वरण क्या है होगा, नियत होगा, त्वरण एक समान होगा। यदि ठीक है विस्थापन समय के क्या हो, t⁵ का समानुपाती हो, यानी समय के 3/2 घात का समानुपाती हो, तो यहां पर क्या होगा, तो आपको शक्ति नियत होगा, वस्तु पर किए गए कार्य प्रति सेकेंड आपको क्या होगा, नियत होगा, यानी शक्ति नियत होगा। उस मशीन की शक्ति क्या होती है, नियत होती है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, यदि S प्रोपोर्शनल टू T एक समान वेग से गमन करेगा, यदि S प्रोपोर्शनल टू T² तो त्वरण नियत होगा, यदि S प्रोपोर्शनल टू T⁵ तो यहां शक्ति नियत होगा। तो ये तीनों कंसेप्ट आपके लिए रामबाण है, बार बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब सोच सकते हैं कि सर ये कैसे आया, भाई साहब ये कैसे आ गया, तो आपको पता है S बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ t²। तो भाई साहब अगर एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा, तो S प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, t हो गया। अगर याद है कि S प्रोपोर्शनल टू t² हो जाएगा, तब क्या होगा भाई, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि विराम से चलना शुरू किया है, तो 1/2 at² और a को मैंने नियत कर दिया, तो S प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, t² हो जाएगा। तो उसी तरह से शक्ति नियत होता है S प्रोपोर्शनल टू t⁵ तो ये बातें याद रखनी है आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए, तो कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ बता दिया है मैंने ऑलरेडी। चलिए शुक्राणु जनन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन, ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु जनन जो है का नियंत्रण होता है, किससे होगा शुक्राणु जनन का नियंत्रण, तो यह जो है आपको याद रखिए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होगा। यहां देखिए आपके कॉर्टेक्स से, ठीक है, कॉर्टेक्स से यानी हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जो पिट्यूटरी के पास पहुंचेगा, ये क्या है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कौन सा ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ठीक है ये देखिए ये क्या होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकलेगा। और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा कि लेडिक सेल को प्रभावित करेगा, और लेडिक सेल जो है यहां से आपको क्या करेगा, स्पर्म को निकालेगा। और ये जो FSH है ये मैच्योर कर देता है स्पर्म को, किसको, स्पर्म को मैच्योर कर देगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और इसे टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन बोलेंगे, मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जरा देखिए टेस्टोस्टेरोन, मैंने क्या बताया कि आपके हाइपोथैलेमस से क्या निकला, तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, वो आया पिट्यूटरी के पास में, पिट्यूटरी जो है उसको भेजा लिडिक सेल के पास में, लिडिक सेल्स जो है वहां से स्पर्म निकला, टेस्टोस्टेरोन उसको प्रभावित किया। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, स्पर्म जो बाहर निकला, ये जो FSH निकला था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो निकला था, वो क्या किया, स्पर्म को मैच्योर करके आपको मैच्योरेशन के लिए आपको क्या करते हैं, निषेचन के लिए भेज दिया, रिप्रोडक्शन के लिए भेज दिया। और ये जो आपको कल भी मैंने बताया था स्पर्म के बारे में, तो ये स्पर्म जो है वह क्या होगा, ओभा को प्रभावित किया। और ये ओभा जो है, ये स्पर्म क्या हुआ, इस ओभा में घुस गया, और घुसने के बाद इसने फर्टिलाइजेशन किया और एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। ये एम्ब्रियो जो है जाकर पहले जायगोट बना, उसके बाद एम्ब्रियो बना, और ये एम्ब्रियो जो है यूट्रस में जाकर के एस्टैब्लिश होगा, जिसको गेस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं। तो बच्चे ये क्या हुआ, गर्भ का ठहर जाना होता है। क्या होता है, गर्भ का ठहर जाना होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है यह ठीक है स्पर्म के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति में आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाएगा, वह क्या होगा, स्पर्म का उत्पादन कम हो जाता है। और ये स्पर्म जो है मेल रिप्रोडक्शन सेल है, मेल रिप्रोडक्शन सेल है। और याद रखिएगा कि मेल रिप्रोडक्शन सेल का पहला कार्य क्या होता है, स्पर्म का उत्पादन करना। और इंटरकोर्स के माध्यम से ये क्या करेगा कि स्पर्म को कहां पर डाल देगा, आपको फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है, क्योंकि वहीं पर आपको ओभा होता है। ओभा क्या करता है, उस स्पर्म जो सबसे ज्यादा उपयोगी होगा वो उसको हिट करेगा, हिट करने के बाद जला देगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा, जायगोट बनाएगा, जायगोट एम्ब्रियो में बनेगा, एम्ब्रियो जाकर के क्या होगा, यूट्रस में एस्टैब्लिश होगा। ये कंप्लीट प्रोसेस है किसका, तो आपको गर्भ के ठहरने का। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि बार बार क्वेश्चन पूछेगा
कि हमारा जो ठीक है हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन नियंत्रित करेगा। और यहां पर मैंने क्या बताया है कि जब स्पर्म बाहर निकल गया तो इस स्पर्म को कौन करता है, कौन आपको मैच्योरेट करे, तो मैच्योरेशन प्रदान करेगा, तो एफएसएच करेगा, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको क्या करता है, ये प्रभावित करेगा। ध्यान में रखिए इसको, कौन प्रभावित करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रभावित करेगा। तो ये सब बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार याद रखिएगा कि शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस का नियंत्रण कौन करता है, तो कौन करेगा, तो याद रखिए एलएच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करता है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है बच्चे, ये देखिए क्या कह रहा है, शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस का नियंत्रण एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन द्वारा होता है। मनुष्य में शुक्र जनन 15 से 18 वर्ष के बीच शुरू होता है। शुक्राणु निर्माण के बाद लगभग 30 दिन तक जीवित रहता है। याद रखिएगा कि आपको कल भी मैंने बताया था इपिडाइडिमिस में जाकर के क्या होगा, वो ये रहेगा, क्या रहेगा, आपको संचित रहेगा, जब जरूरी पड़ेगा तो वहां से क्या होता है, बाहर निकलता है। मैक्सिमम कितने दिन तक होता है स्पर्म जीवित, 30 दिनों तक होता है। तो बच्चे एकदम याद रखना है इन सब चीजों को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। डीएनए में प्यूरिन क्षार बेस है, प्यूरिन क्षार बेस है, तो एजी एडेनिन, ठीक है, एडेनिन ग्वानिन ये प्यूरिन है। एडेनिन एजी क्या है, प्यूरिन है। एजी क्या है, प्यूरिन है। और ठीक है ध्यान में रखिए टीसी पायरिमिडीन है। ये क्या हुआ, टीसी पायरिमिडीन होगा, क्या होगा, पायरिमिडीन होगा। तो याद रखिएगा कि डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और ध्यान में रखिएगा कि यह डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। और इसका जो स्ट्रैंडेड होगा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ध्यान दीजिए बच्चे, ये क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। और इसमें ठीक है, इसमें एजी प्यूरिन और ठीक है आपको टीसी क्या होगा, पायरिमिडीन पाया जाएगा। तो ये ठीक है आपको डिफरेंट बेसेस हैं, क्या है, बेस है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। डीएनए में प्यूरिन कौन, एजी, डीएनए में प्यूरिन कौन, एजी, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डीएनए में प्यूरिन कौन, एजी। और ठीक है डीएनए में पायरिमिडीन कौन, टीसी। तो ध्यान में रखिएगा। और मैंने यहां कारगाफ रूल्स भी बताया है, क्या बताया है, कारगाफ रूल्स भी बताया है। देखिए क्या मैंने बताया कि देखिए एडेनिन थाइमिन के बराबर और ग्वानिन क्या होगा, साइटोसिन के बराबर होगा। इस नियम को हम कारगाफ रूल्स कहते हैं। यहां देख लीजिए, एडेनिन प्लस थाइमिन बट ग्वानिन प्लस साइटोसिन, इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होता है। इसे ही हम कारगाफ रूल्स कहते हैं। कौन सा रूल कहेंगे, कारगाफ रूल्स कहते हैं। याद रखिए डीएनए जो है वह क्या करता है, वंशानुगति गुण जो है वो पेरेंट से कहां तक, बच्चों में संचरित करने का कार्य करता है। तो डीएनए एक महत्वपूर्ण घटक है। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो वाटसन और क्रिक ने बताया था। किसने बताया, वाटसन और क्रिक ने। और डीएनए कहां स्थित होता है, तो डीएनए स्थित होता है क्रोमोसोम पर। किस पर, क्रोमोसोम पर। याद रखिए क्रोमोसोम पर स्थित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर देख लीजिए। तो मैंने आंसर मार दिया था प्यूरिन क्षार, तो एजी प्यूरिन क्षार, एजी खोजिए ना कौन कहां पर है, प्यूरिन क्षार। तो क्या होगा, एडेनिन और ग्वानिन, एकदम ध्यान में रखिएगा, एडेनिन और ग्वानिन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो डीएनए में प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन, इसमें पायरिमिडीन, थाइमिन और साइटोसिन। कारगाफ रूल्स के अनुसार ए टी के बराबर जी सी के बराबर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। मोडेम किससे जुड़ा होता है, देखिए मैंने बनाया, अभी फिगर भी बनाया। मोडेम का अर्थ होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और क्या होगा, डी मॉड्यूलेटर होता है। ध्यान में रखिएगा, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होता है। और ये देखिए ये क्या होगा कि इंटरनेट कम्युनिकेशन यानी टेलीफोन लाइन को से जोड़ने का कार्य करता है। मोडेम जो है टेलीफोन लाइन से आपके कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने का कार्य करता है। तो क्या होगा, फोन लाइन होगा। अब यहां पर प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्या करता है, तो भाई जी तो डाटा जो आपको है, डाटा DATA डाटा को ठीक है चर्न करके यानी प्रोसेस करके फिर उसको इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य
कार्य कौन करेगा? तो प्रोसेसर करेगा। कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा। प्रोसेस करके उसको किस में बदल देगा? इंफॉर्मेशंस में बदलने का कार्य कौन करता है? तो ध्यान में रखिए, इंफॉर्मेशंस में बदलता कौन है? तो ये बदलेगा, कौन बदलेगा? प्रोसेसर बदलेगा। तो आपका मोडेम कहां लगा होता है? तो मोडेम लगा होता है आपको ध्यान में रखिए फोन लाइन में, जबकि प्रिंटर आपको पता है क्या करेगा? प्रिंटिंग करता है। आजकल लेजर प्रिंटर ने क्रांति ला दी है। आपको पता होगा पहले प्रिंटिंग कराने में बहुत बहुत कॉस्टिंग आता था, लेकिन वर्तमान में कॉस्ट को काफी इसने डिक्रीज कर दिया है। और ये डॉट्स, याद रखिए डॉट्स, DOTS, डॉट्स पर सेकेंड होता है। प्रिंटिंग में क्या होता है? डॉट्स पर सेकेंड के आधार पर प्रिंटिंग करते हैं हम लोग। चलिए, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। मॉडेम जो होता है वो डाटा सर्किट टर्मिनल इक्विपमेंट होता है। डाटा सर्किट के टर्मिनल इक्विपमेंट होता है जो क्या करता है? आपको सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा और फिर क्या करेगा? जो बाहर से सिग्नल आया है उसको डिमॉड्यूलेट करने का भी कार्य करता है। तो ये दोनों कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। वही बात मैंने यहां लिखी है कि मोडेम फोन लाइन से जुड़ा होता है। मोडेम को मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर कहा जाता है। बाइनरी संख्या 0-1 होता है। तो ये देखिए, किसी कार के 12 वोल्ट के अग्रदीप में 6 एम्पियर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित होता है। इस समय में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा कितना होगा? तो विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा U हो गया। तो U बराबर क्या होता है? U बराबर होता है भाई Q इंटू V। मैं बार बार बताता हूं, आवेश गुना विभवांतर होगा, आवेश गुना विभवांतर होगा। और Q क्या होता है? I इंटू T हो जाता है। और ये V कर दीजिए, I इंटू T इंटू क्या होगा? V हो जाएगा। जरा देख लीजिए क्या होगा? I का वैल्यू कितना है? 6 एम्पियर। और ये 20 मिनट है, तो 20 मिनट को हम सेकेंड में बदल देते हैं, 60 से गुना कर दिए। वोल्ट कितना है? तो भाई साहब वोल्ट है 12 वोल्ट, तो इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 86,400 जूल। 86,400 जूल। तो देखिए आंसर निकल गया 86,400 जूल। जरा मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। आपको विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर होता क्या है? तो एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना वर्गडन किया जाएगा, ठीक है, उसे ही हम पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल का ऐसा यूनिट यानी विभव का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो वोल्ट होगा। वोल्ट को कैसे मेजर करते हैं? तो जूल पर कूलम में। और देखिए एम्पियर क्या होता है? तो आवेश के प्रवाह की दर को, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज, ठीक है, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई मात्रक होता है, ये देखिए I बराबर क्या होगा? Q/T होगा। और Q क्या होता है? तो कूलम पर सेकेंड हो जाएगा। कूलम पर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, विद्युत ऊर्जा बराबर आवेश गुना विभवांतर। और आवेश को मैंने किसमें? तो I इंटू T के फॉर्म में डाल दिया। ये देखिए I बराबर Q/T, तो Q बराबर क्या होगा? तो I इंटू T होगा। तो वही मैंने यहां पर क्या किया है? पुट कर दिया। I इंटू T को मैंने यहां पर पुट कर दिया और गुना भागा कर लिया, जिससे आपको ऊर्जा निकल गया। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। वही मैंने यहां भी डिस्कस किया है। तो आपको पता है यहां एक चीज और, घरेलू विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए हम लोग किलो वाट आवर का यूज करते हैं। देखिए आपके घर में जो मीटर लगा होगा, मीटर का जो रीडिंग होता है वो किलो वाट आवर में मेजर्ड किया जाता है। किलो वाट आवर में मेजर्ड किया जाता है। और 1 किलो वाट आवर क्या होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। तो बच्चे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि आपको जो मैं डिस्कशन करा रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये आपके सफलता के लिए, ठीक है, बहुत बहुत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। ये देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार लगभग 50% नए HIV संक्रमण डैश आयु वर्ग के हैं। तो भाई साहब वर्तमान में एक बहुत जबरदस्त आपको क्या आया है? न्यूज निकल के आया है कि 15 से 24 वर्ष के बच्चे सबसे अधिक HIV से संक्रमित हैं। और अभी तुरंत आपको, ठीक है, नेशनल बोलते हैं एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया है। यहां देखिए मैंने NACO का चिन्ह भी लगाया है। तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO के क्या बोलते हैं? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और याद रखिए, बार बार मैं बता रहा हूं कि HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है और इसके कारण आपका एड्स रोग होता है। इसको बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है। और यह रेट्रो वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस? रेट्रो वायरस, जो, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, जो बहुत बहुत
खतरनाक बीमारी है जिसके कारण आपकी प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम आपका क्या होगा, प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हो जाएगी और ये आपके लिए क्या है, बहुत बहुत खतरनाक है भाई साहब। तो ये यौन जनित रोग है, इसका परीक्षण जो है हम लोग एलिजा के द्वारा करते हैं। एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिजा के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। और अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आया है जिसमें सबसे अधिक प्रभावित जो एड्स से है वो कितने एज वर्ग के, 15 से 24 एज वर्ग के लोग जो हैं वो सबसे अधिक प्रभावित हैं। चलिए तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देख लें एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो बाकी बातें मैंने यहां पर लिखी। एक चीज और ध्यान में रखिए, यहां पर नेशनल ठीक है एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1992 में हुई थी। तो एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की प्रतिशत कितनी होती है। तो आसान प्रश्न है, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक 1 मोल, तो 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल पहले लिख लीजिए, 1 मोल ठीक है H2SO4। चलिए अब देख लेते हैं 1 मोल H2SO4 तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस ठीक है सल्फर का 32 और 16 चौके 1 गुना 2 कर लीजिए ठीक है, 32 प्लस क्या हो जाएगा 16 गुना 4 कर लीजिए। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 32 प्लस ठीक है 64 हो गया, यानी 98 ग्राम हो गया। कितना ग्राम, 98 ग्राम। और सल्फर का प्रतिशत, सल्फर इसमें कितना है, तो भाई साहब सल्फर इसमें 32 ग्राम है। कितना ग्राम है, 32 ग्राम है। तो आपको क्या करना है, सल्फर का प्रतिशत, सल्फर का प्रतिशत निकालना है। तो सल्फर का द्रव्यमान ठीक है बटे H2SO4 का द्रव्यमान, सल्फर का द्रव्यमान बटा क्या हो गया H2SO4 का द्रव्यमान, H2SO4 का द्रव्यमान गुना क्या करेंगे 100 कर लेंगे, गुना 100 कर लेंगे। और इसके आधार पर आपको ये देखिए क्या हो जाएगा, ये सल्फर का द्रव्यमान 32 बटा 98 गुना 100 कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपको निकालेंगे, इसको निकल जाएगा 32.65%, 32.65% निकलेगा। अब मैंने यहां पर देखिए क्यों इतना जगह छोड़ के रखा है, तो 1 मोल में 1 मोल बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान ये होता है। और 1 मोल में अणु परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो अणुओं या परमाणुओं की संख्या नियत होती है, अणुओं या परमाणुओं की संख्या नियत होती है। इसे ही एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। अणु परमाणुओं की संख्या नियत होगी, इसे ही क्या कहते हैं, संख्या नियत होगी, इसे ही हम एवोगाद्रो का नंबर कहते हैं, यानी Na कहेंगे। और ये कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, यानी ठीक है 1 मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या नियत होती है, जिसे हम एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल ये H2SO4 है, इसका निर्माण 2 विधि से किया जाता है। पहला संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, संपर्क विधि से किया जाता है। दूसरा सीसा कक्ष विधि, लेड चैम्बर प्रोसेस से किया जाता है। और H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। किंग आपको क्या कहेंगे, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहेंगे, यानी किंग ऑफ केमिकल्स या ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। याद रखिए सबसे अधिक इसका प्रयोग हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम के शोधन में, कार बैटरी में, पेट्रोलियम के शोधन में, कार बैटरी में किया जाता है। किसका उपयोग, तो H2SO4 का उपयोग किया जाता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है, वही बातें मैंने यहां भी नोट डाउन किया है। चलिए, जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसका है, तो जीवन का जो रासायनिक विकास था, केमिकल थ्योरी, वो ओपेरिन ने दिया था। इसके अनुसार ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार क्या होगा कि पहले जो अणु है ठीक है, अणु जो है कार्बनिक यौगिक ठीक है, कार्बनिक यौगिक समुद्र में क्या हुआ, समुद्र में आपस में जुड़े। क्या हुआ, कौन यौगिक जुड़ा, तो कार्बनिक यौगिक जुड़ा। ध्यान दीजिएगा, पहले कौन जुड़ा, कार्बनिक यौगिक आपस में जुड़ा। उसके बाद इस कार्बनिक यौगिक में केमिकल रिएक्शन के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, देखिए रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसमें ठीक है आपको धीरे धीरे इसमें क्या होगा, जीवन आ गया। क्या हो गया, जीवन आ गया। ये जो है कुछ जो है कहां पर आ गए, तो समुद्र से निकल करके स्थल पर आ गए, और कुछ जो है समुद्र में ही रह गए। तो धीरे धीरे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का की अवधारणा का पालन करते हुए इसमें ठीक है जीवन के प्रति क्या होगा, जिजीविषा जगी, और उसके बाद एक पूर्ण जीव का डेवलपमेंट हुआ। तो ये कंप्लीट जो थ्योरी है इसको क्या कहते हैं, तो लाइफ का केमिकल थ्योरी कहा जाता है। और ये सिद्धांत दिया था किसने, ओपेरिन ने। मैंने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। समुद्र में जब ठीक है केमिकल कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक
कंपाउंड जब एक दूसरे के निकट आए, मिनरल्स एक दूसरे के निकट आए, तो धीरे धीरे का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हुआ। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में धीरे धीरे केमिकल रिएक्शंस के द्वारा अपने आप उसमें क्या होगा, जीवन आ गया। और ये जीव कुछ जो है जीव जो है समुद्र में रह गए, कुछ क्या होगा आपको स्थल पर आ गए। धीरे धीरे उसमें ठीक है वातावरण के प्रति उसने क्या किया, एक रेसिस्टेंस डेवलप किया और आपको तरह तरह के जीवों का निर्माण हुआ। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जीवों की उत्पत्ति कहां पर सबसे पहले हुई थी, तो समुद्र में हुई थी। किससे उत्पत्ति हुई थी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हुई थी। और इसी थ्योरी को प्रूव किया किसने, ओपेरिन ने। अब देखिए डार्विन की क्या कहा था, तो डार्विन ने कहा था, याद रखिएगा कि ये डार्विन ने आपको क्या दिया, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक किताब लिखा, जिसमें इन्होंने ठीक है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर बहुत सारी बातों की चर्चा की। यानी ये देखिए लेमार्क ने उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया कि सर्वाइवल जो ठीक है उत्तरजीविता का सिद्धांत, उत्तरजीविता उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया किसने, तो लेमार्क ने। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया किसने, तो ये दिया आपको लेमार्क ने। लेकिन विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। लेकिन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर ने किया था। किसने किया था, स्पेंसर ने किया था। जरा देखिए हम यहां पर बहुत सारी बातें लिखे हैं मानव के बारे में। तो सबसे पहले ठीक है ड्रायोपिथिकस, इसके बाद आया क्या ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इसके बाद ये देखिए इसका ड्रायोपिथिकस के बाद ड्रायोपिथिकस, एकदम क्रम याद रखिएगा, ड्रायोपिथिकस, इसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, इसके बाद रामापिथिकस, इसके बाद होमो हिबिलस, इसके बाद कौन, ठीक है आपको आ गया होमो इरेक्टस, इसके बाद क्या आ गया, होमो सेपियंस। क्या आ गया, होमो सेपियंस। तो बच्चे देखिए सबसे पहले कौन आया, तो ड्रायोपिथिकस। ठीक है ये देखिए ड्रायोपिथिकस, ठीक है ड्रायोपिथिकस। उसके बाद कौन आया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। उसके बाद क्या आया, तो होमो हिबिलस। उसके बाद क्या आया, होमो इरेक्टस। उसके बाद कौन आ गया, होमो सेपियंस आ गया। तो ये क्रम है, एकदम याद रखिएगा। तो DAR, कोई दिक्कत है, ये DARHE, ठीक है ये देखिए DARHE, ठीक है फिर क्या आ जाएगा DARHH, होमोहिबिलस, HE और अंत में HS। क्या हो गया, HS। तो ये बातें एकदम ध्यान में रखना है। क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ड्रायोपिथिकस, एकदम याद रखिएगा ड्रायोपिथिकस। उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, रामापिथिकस। इसके बाद आ गया कौन, तो होमो इरेक्टर, होमो हिबिलिस, होमो हेबिलस। ये देखिए होमो, ठीक है होमो, ठीक है हेबिलस, होमो हेबिलस। उसके बाद कौन आया, तो आ गया होमो इरेक्टस और अंत में क्या आया, होमो सेपियंस आ गया, होमो सेपियंस आ गया। तो ध्यान में रखिएगा कि मानव का ये देखिए एप से, किससे हुआ डेवलपमेंट, एप से हुआ है, अंत में मानव बन गया। तो ठीक है DAR, फिर क्या HHHE, HS, DARHHHE, तो एकदम ध्यान में रखिएगा ड्रायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, फिर क्या आया रामापिथिकस, होमो हेबिलिस और अंत फिर आया होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। तो ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। तो यहां देख लीजिए, जीवन का रासायनिक विकास का सिद्धांत ओपेरिन का था, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, योगतम की उत्तरजीविता शब्द स्पेंसर ने दिया था, किंतु संकल्पना का संबंध चार्ल्स डार्विन ने किया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ठीक उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत यहां देखिए ये किसने दिया था, तो लेमार्क ने। किसने दिया, लेमार्क ने दिया था, एकदम याद रखिएगा किसने दिया, लेमार्क ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया, तो यह है रोहिणी। क्या है, रोहिणी। इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल सैटेलाइट, और यह होता है GSAT होता है, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। भारत का पहला उपग्रह कौन, तो आर्यभट्ट है। भारत का पहला उपग्रह कौन, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को यह छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को यह छोड़ा गया था। तो ध्यान में रखिए, निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग कर, ये देखिए यान जो है वो भारतीय था। याद रखिएगा कि भारतीय यान की अगर बात करते हैं तो भारत में यान जो है वो दो प्रकार का, GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, दूसरा है PSLV,
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी दो प्रकार के यानों के द्वारा भारतीय उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। भारतीय उपग्रहों का प्रक्षेपण कितने यानों के द्वारा? 2 यानों के द्वारा किया जाएगा। पहला यान जो है वो GSLV है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है। दूसरा जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो उसके द्वारा हम लोग प्रक्षेपण करते हैं किसका? सैटेलाइट्स का। तो भाई इनसेट जो है भारत का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट है, रोहिणी भारतीय अंतरिक्ष यान के द्वारा, भारतीय प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है। आप जरा यहां देख लीजिए, रीसेट, इसको भारत ने मई 2000, रीसेट टू बी क्वेश्चन पूछा हुआ है। रीसेट टू बी कब छोड़ा गया था? तो मई 2019 में। कार्टोसेट को कब छोड़ा गया? तो जून 2019 में। फिर देखिए, आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, बस एक और याद रखिएगा, जीसेट, ठीक है, 1 जो है सितंबर 2019 में। तो रीसेट, ठीक है, रीसेट टू बी और कार्टोसेट और जीसेट ये सितंबर 2019 में छोड़ा गया था। तो ये बातें याद रखनी है बच्चे। याद रखिएगा कि सैटेलाइट क्या होता है? तो जो, ठीक है, जो क्या होगा, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। और सैटेलाइट तो जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा कि अगर, ठीक है, भू-स्थैतिक कक्षा में चक्कर लगाएगा उसे हम बोलते हैं, ठीक है, भू-स्थैतिक कक्षा में चक्कर लगाएगा यानी विश्वतरीय कक्षा में चक्कर लगाएगा उसे हम बोलते हैं जियो सैटेलाइट। क्या बोलेंगे? जियो सैटेलाइट बोलेंगे। यानी याद रखिएगा, भू अस्थैतिक उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे। अगर तो आपको उत्तर से दक्षिण चक्कर लगाएगा पोलर ऑर्बिट में तो उसे हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं। तो बार बार मैं बताते रहता हूं आपको। चलिए देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला का भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग कर पहली बार अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था और इसे SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय अनुनाद मैग्नेटिक रेजोनेंस पर आधारित कौन सा होता है? तो भाई साहब ये है NMR। ध्यान दीजिएगा, NMR है। और इसमें आपको एकदम ध्यान में रखना है कि NMR में हमने क्या किया है, तो इसमें हम लोग चुंबकीय मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का प्रयोग करते हैं। मेरी बात को समझिएगा, चुंबकीय अनुनाद, ये देखिए NMR है क्या? तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या कहते हैं? तो NMR कहते हैं। और इसका उपयोग पदार्थों के भौतिक, रासायनिक और जैविक अध्ययन में किया जाता है। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं? तो त्रिविमीय चित्र प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करेंगे? त्रिविमीय चित्र प्राप्त करते हैं। और ये त्रिविमीय चित्र जो है आपके इंटरनल ऑर्गन के डायग्नोसिस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एनएमआर में कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं, या एमआरआई, ये कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें ये एमआरआई का ही फोटो है। एमआरआई में हम किस तरंग का प्रयोग करेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। तो रेडियो वेव्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रेडियो वेव्स का प्रयोग करेंगे। जरा इसको देखिए, ये क्या है? तो ये है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं। और इसमें एक्स किरण का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। भाई साहब क्या होता है टोमोग्राफी? तो मैं बार बार बच्चे आपको बताता हूं कि आपने कभी खीरा खाया है? खीरा खाए होंगे आप लोग। तो जब खीरा आप खाते हैं तो खीरे को पीस 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 काट दीजिए, और ठीक है एक एक पीस यानी स्लाइस जो होता है उसी को टोमोग्राफी कहते हैं। यानी एक 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 भाग को काट करके उसका इमेज जब प्राप्त करते हैं तो उसी इमेज को हम क्या करते हैं? तो याद रखिएगा टोमोग्राफी कहेंगे। तो टोमोग्राफी, और ये क्या है? पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसमें रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव आपको कम अर्ध आयु के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का उपयोग करते हैं जिसके द्वारा स्कैनिंग किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि चुंबकीय अनुनाद पर आधारित कौन होगा? तो ये आपको एनएमआर स्कैनिंग होगा। और याद रखना है एमआरआई में या एनएमआर में कौन सा तरंग का उपयोग करेंगे? तो रेडियो वेव्स का प्रयोग करते हैं। पीटी में कौन सा तरंग का उपयोग करते हैं? तो इसमें ठीक है आपको कम अर्ध आयु के यानी ठीक है स्मॉल, ठीक है, आपको हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है जहां से गामा रेज का इमिशन होगा, और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। और कैट में, सीटी स्कैन में हम लोग क्या करते हैं? तो कंप्यूटर टोमोग्राफी में हम एक्स किरण का उपयोग करेंगे। किस किरण का उपयोग करेंगे? एक्स किरण का। मेरी बात समझिएगा, एक्स किरण का उपयोग हम लोग एंजियोग्राफी में, एक्स किरण का उपयोग हम लोग एंजियोग्राफी में, ठीक है, बेरियम मिल में यानी पेट जो आपका है तो पेट का, ठीक है, एक्सरे प्राप्त करने में। और फिर ध्यान में रखिएगा
बोन एक्सरे में भी किया जाता है। किसका उपयोग? एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। तो वही बात मैंने यहां भी लिखा है कि एनएमआर के द्वारा हमको त्रिविमीय 3 डायमेंशनल इमेज प्राप्त होता है, जो किसी बीमारी की पहचान में क्या करेगा? सहायता करेगा। इसका उपयोग पदार्थों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अध्ययन में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिल्बेमाइसिन का डैश के उन्मूलन में उपयोग किया जाता है। भाई साहब ये कृषि कीटक का उन्मूलन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जरा मेरी बात को समझिएगा, मिल्बेमाइसिन या 2,4-D है, 2,4-D खरपतवार नाशी में यूज करते हैं। किसमें करेंगे? खरपतवार नाशी में इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखिए, ठीक है, आपको ये CuSO4 इंटू, ठीक है, 5S2, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं आपको ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल। इसका उपयोग हम लोग कवक नाशी में करते हैं। किसमें करेंगे? कवक नाशी में किया जाता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, कीटाणुनाशक में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो DDT का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? DDT का प्रयोग कीटाणुनाशक में करते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा आप लोग, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तो मिल्बेमाइसिन किसके उन्मूलन में? तो कृषि कीटक के उन्मूलन में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। तो मिल्बेमाइसिन कृषि कीटक है या पशु के दवा के रूप में भी क्रियाशील होता है। ठीक है, तो कभी कभी देखिएगा कि पशु में भी बहुत प्रकार का कीट जो है, ठीक है, वो क्या होगा? परजीवी के रूप में आ जाते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो मिल्बेमाइसिन का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? भाई साहब आसानी से निकाल लेंगे। तो ये देखिए Mg2P2O7, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। तो मान लेते हैं कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? X। और ये देखिए ये Mg जो है, ठीक है, Mg क्या है? द्वितीय वर्ग का धातु है, सेकेंड वर्ग का धातु है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? +2 होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि जो भी प्रथम वर्ग का धातु होगा, यानी फर्स्ट वर्ग का धातु होगा, और ठीक है, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स होगा, यानी ठीक है, अल्कली मेटल्स क्षार धातु होगा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। जो भी सेकेंड, ठीक है, ए का धातु होगा, यानी आपको क्षारीय मृदा धातु होगा या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होगा, तो उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगा +2 होगा। तो +2 गुना कर दीजिए 2, प्लस क्या हो गया? 2 × X कर लेते हैं, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -2 होता है, बराबर कुल ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? कोई भी आवेश नहीं है इस पर, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो भाई साहब 0 हो गया। तो देख लीजिए 4 + 2x -14 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो गया? तो 2x बराबर 10 हो गया। x बराबर क्या हो गया? +5 हो गया। तो देखिए कहां है +5? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर होगा। कौन सा होगा? ए नंबर होगा। तो आसान प्रश्न है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर सर क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर है कि किसी भी यौगिक, मूलक या आयन पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब जरा बताइए NH4+ पर कितना आवेश? तो +1 है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1। SO4 2- पर कितनी आवेश? तो -2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। ये बताइए HCl पर कितना आवेश है? कोई आवेश नहीं है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो 0 हो जाएगी। तो भाई साहब किसी यौगिक, मूलक या आयन पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे। बच्चे पढ़ना जरूरी है, पढ़िए, और पढ़िए खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, और वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, और अन्य बच्चों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि तभी आपके टीचर के बारे में लोगों को पता चलेगा। तो बच्चे, ठीक है, मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूं कि निश्चित रूप से आप लाभ उठाइए और सफलता अर्जित कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं, कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए। तो मैंने इसी को कैलकुलेट किया है। फिनॉल से प्राप्त विस्फोटक का नाम क्या है? देखिए फिनॉल से जो विस्फोटक प्राप्त करते हैं उसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? पिक्रिक अम्ल। जबकि टॉल्वीन से जो विस्फोटक प्राप्त करते हैं, टॉल्वीन से जो विस्फोटक प्राप्त करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? आपको ध्यान में रखिएगा, उसको TNT कहते हैं, ट्राइनाइट्रोटॉल्वीन। अब देखिए ग्लिसरीन से जो आपको, ठीक है, प्राप्त करेंगे, ग्लिसरीन से जो प्राप्त करते हैं उसको ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कहा जाता है। और गन कॉटन, ये भी क्या है? एक प्रकार का बारूद है। तो ध्यान में रखिए TNT
फिर देखिए आपको TNG, फिर देखिए आपको क्या है, तो एक और ले लीजिए पिक्रिक अम्ल। ये सभी आपके क्या हैं, विस्फोटक हैं, एक्सप्लोसिव्स हैं। एक्सप्लोसिव्स में पिक्रिक एसिड है, ये सभी क्या है, विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव्स है। और याद रखना है आपको कि जितने भी विस्फोटक है, जितने भी मैंने बताया, क्या बताया, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ठीक है, और ले लीजिए ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन ले लीजिए, नाइट्रोग्लिसरीन, कौन सा ग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। फिर देखिए क्या लेते हैं, टॉल्यूइन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, टॉल्यूइन ले लीजिए, और फिर क्या ले लीजिए, फिनॉल ले लीजिए। सबको हमने, ठीक है, आपको दो अम्ल, कौन कौन, नाइट्रिक अम्ल और ठीक है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कंक, ये कौन सा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, TNG प्राप्त होगा, फिर क्या TNT प्राप्त होगा, फिर क्या प्राप्त होगा, TNP प्राप्त होगा, ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा, या पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा। तो बच्चे क्या मैं बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा, ग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन, फिर ठीक है आपको फिनॉल, फिर क्या लीजिए इधर आपका टॉल्यूइन, इन सबों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, विस्फोटक मिलेगा। TNT, टॉल्यूइन से TNT, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, ग्लिसरीन से ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, और याद रखिए इसे ही क्या कहते हैं, नोबेल का तेल कहा जाता है, नोबल्स ऑयल कहा जाता है। और पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड किससे प्राप्त होगा, तो बच्चे मैंने क्लियर कर दिया, फिनॉल से प्राप्त होता है। फिनॉल एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H5OH होगा। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5OH होता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये है, एकदम याद रखिएगा, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो फिनॉल मैंने बता दिया, C6H5OH से ही आपको पिक्रिक एसिड बनता है। इसका उपयोग दवा में जैसे एंटीसेप्टिक और बर्न ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। चलिए देखते हैं, किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन तथा उसकी द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक निकालिए। आसान प्रश्न है, परमाणु क्रमांक निकालना है। Z बराबर क्या होगा, तो द्रव्यमान संख्या, Z बराबर क्या हमको निकालना है, तो आपको पता है द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। A बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योगफल होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान संख्या A बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। और याद रखिए यहां पर हमको निकालना है, किसकी संख्या निकालनी है, तो परमाणु क्रमांक निकालना है, यानी प्रोटॉन, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर परमाणु संख्या। तो भाई साहब यहां निकाल लीजिए, आपको क्या निकालना है, P बराबर क्या होगा, A माइनस N। तो A का वैल्यू देखिए कितना है 24, और N का मान देखिए कितना है 13, घटा दीजिए 11 हो जाएगा। तो परमाणु संख्या कितनी होगी, 11 होगी। याद रखिएगा परमाणु क्रमांक के बारे में सबसे पहले मोसले ने बताया, यानी एटॉमिक नंबर का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया, तो मोसले ने दिया। मोसले ने ही आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में भी बताया था। ध्यान में रखिएगा, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को उसका क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। और किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल न्यूट्रॉन और कुल प्रोटॉन की संख्या को हम उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा इसका। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो वही बात मैंने यहां किया है, परमाणु क्रमांक A माइनस N कर दिया, निकल गया आपको। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिसे सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। चलिए देखते हैं, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, भाई साहब वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग सोडा का सूत्र होगा Na2CO3 इंटू 10H2 होगा, Na2CO3 इंटू 10H2 होगा। जबकि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो ये देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 हो गया, लेकिन जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में थोड़ी सी मात्रा टार्टेरिक एसिड का डाल देंगे, कौन सा एसिड, टार्टेरिक एसिड, यानी इमली में पाया जाने वाला एसिड कौन होता है, तो टार्टेरिक एसिड है, इसको मिला देंगे तो आपका जो बनेगा उसी को बोलते हैं बेकिंग पाउडर। तो भाई साहब Na2CO3 इंटू 10H2 होगा वॉशिंग सोडा। और डिटर्जेंट क्या होता है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि डिटर्जेंट क्या है, तो डिटर्जेंट है कौन, तो आपको याद रखिए कि यह उच्च वसीय अम्ल का, हायर फैटी एसिड का, उच्च वसीय
अम्ल का क्या होता है, तो उच्चवसीय अम्ल का एल्काइल सल्फेट या सल्फोनेट होता है, एल्काइल सल्फेट, और या क्या होगा, एल्काइल सल्फोनेट होगा, एल्काइल सल्फोनेट होता है, एकदम ध्यान में रखना है इसको, एल्काइल सल्फेट या एल्कोनाइल सल्फोनेट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2 हो जाएगा। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, वॉशिंग सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। चलिए देख लेते हैं, किसी तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान 16.2 दिया है, भाई साहब ये देखिए 16.2 AMU दिया हुआ है। अब इसका बोल रहा है कि परसेंटेज कितना होगा, मान लेते हैं इसका x, तो इसका क्या होगा 100 माइनस x कर लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, तो यहां देख लीजिए 16 गुना x प्लस, ठीक है 100 माइनस x गुना क्या कर दीजिए 18 बराबर 16 क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखिए 16x प्लस, ठीक है 100 गुना 18 कर दीजिए तो 1800 माइनस 18x बराबर क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में है तो भाई साहब ये परसेंटेज में है तो 100 ले लीजिए, यहां भी क्या ले लीजिए 100 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा सबके नीचे 100 डाल लीजिए, 16.2 हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसको घटा लीजिए, माइनस 2x, ठीक है फिर क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1800 बराबर 1620 हो गया। क्या हो गया 1620, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके जाइए, तो x बराबर हो जाएगा 180/2, यानी 90% आपको क्या होगा, 90% क्या होगा, तो a वाला होगा। मैंने क्या किया कि a को हमने x मान लिया, तो 8a18 ये क्या हो जाएगा 100 माइनस x, और ये परसेंटेज के रूप में है, किसके परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है, तो ए 16 गुना x% और 100 माइनस x इंटू 18% हो गया, तो 18 हो गया, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में है, तो ये निकल गया x का वैल्यू कितना 90%। तो भाई साहब ये जो निकल गया ये 90% निकल गया, और ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना 10% हो जाएगा। और ये समस्थानिक है। समस्थानिक किसको बोलते हैं बच्चे, समस्थानिक बोलते हैं किसी तत्व के परमाणु में यदि क्या होगा, आपको परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी संख्या अगर भिन्न भिन्न हो जाए तो ऐसे तत्वों के परमाणु को हम समस्थानिक कहते हैं। मेरी बात समझिएगा, समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होगा, तत्व समान, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगा, तो ऐसे तत्वों के परमाणु को हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक आइसोटोप्स बोलेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, तो यही मैंने यहां के सॉल्यूशन भी किया है, 16.2 16 गुना x/100 और क्लियर कर दिया है, क्या हो गया 90% और 10% हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र क्या है, यानी मिसाइल क्या होता है। तो भाई साहब मिसाइल वह यंत्र है जो विस्फोटक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और खुद भी एक विस्फोटक होता है, इसे मिसाइल कहते हैं। और कह रहा है कि प्रक्षेपास्त्र अस्त्र, मैं बार बार आपको रिवीजन करवा रहा हूं कि जब भी प्रक्षेपास्त्र अस्त्र की बात करेंगे तो यह हवा से हवा होगा, और पहले भी मैंने चर्चा किया है PATNA पटना, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, A से आकाश। तो आकाश जो है हवा से, स्थल से हवा, आकाश स्थल से हवा, ठीक है। फिर देखिए आपको नाग जो है एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है, फिर आपको पी जो है पृथ्वी क्या है, स्थल से स्थल, तो ये सभी मिसाइल है। और ये देखिए क्रूज मिसाइल मैंने यहां लगा के रखा है। क्रूज मिसाइल क्या है, जो सीधे टारगेट को हिट करता है, ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करेगा, ऐसे मिसाइल को क्रूज मिसाइल कहा जाता है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होगा, तो ऐसा मिसाइल जो पैराबोलिक पथ पर गमन करते हुए, ट्रेजेक्टरी पर गमन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो बच्चे ये आज का टेस्ट है, आज 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किया और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अस्त्र का जो निर्माण किया गया था वो DRDO के द्वारा किया गया था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डिस्कशन कराया इस 25% का। बच्चे मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि देखिए रिजल्ट उसी बच्चे का होता है जो बारीकी से पढ़ता है, ध्यान लगा करके पढ़ता है, फोकस्ड रहता है, उसी का रिजल्ट होता है। तो इधर उधर की बातों में ना जाकर के केवल साइंस के लिए जो अपनी वस्तुनिष्ठ बुक आई है उसका रिवीजन कीजिए। आपकी सफलता की कामना करते हुए नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।